टीना स्वदेश में मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि अभी तक का मार्केट का एक्शन किस तरह से देखने को मिला। बाजार में अगर हम देखें तो शानदार रिकवरी आखिरी कुछ घंटों में देखने को मिली। निफ्टी नीचे से करीब 150 अंक सुधरा, वहीं निफ्टी बैंक में भी 500 अंकों का सुधार देखने को मिला है। मार्केट में और किस तरह का एक्शन था, कहां पर तेजी और मंदी थी और कौन कौन से सेक्टर आज चले हैं और कहां पर भारी गिरावट देखी गई है, इन सब पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका बताइए, आज मार्केट कैसा रहा, कहां पर एक्शन था और पूरा लेखा जोखा किस तरह का रहा, आज किस तरह का व्यापार होते हुए दिखाई दिया बाजार में? जी देखिए, बिल्कुल बाजार पर आज सुबह से एक सेलिंग प्रेशर हावी था अमिड द जियोपॉलिटिकल टेंशन, और जिस तरह से कल यूएस मार्केट से भी ट्रिगर लिए, लेकिन आप लास्ट आवर का ट्रेड देखें तो वहाँ थोड़ी रिकवरी आई। इनफैक्ट लास्ट के 15 मिनट में जब ये न्यूज़ आई कि रूस दूसरे दौर के बातचीत के लिए तैयार है, हम लगभग 200 सवा 200 पॉइंट्स की गैप डाउन के साथ खुले थे, लेकिन आप रिकवर हुए बाद में और राउंड अबाउट अब जो क्लोजिंग है वो 16,600 के ऊपर हुई है, यानी 16,575 जो एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा था उसके ऊपर बाजार क्लोज हुआ है। आज क्लियरली जो दो बड़े सेक्टर थे जिन्होंने ड्रैग किया बाजार को नीचे की तरफ, उसमें पहला सेक्टर था ऑटो पैक के नंबर्स आए। आप स्टॉक्स लाइक मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इन सभी ने बाजार को नीचे की तरफ दिखा। इसके अलावा जो दूसरा ड्रैगर था वो था पीएसयू बैंक स्पेस। आप निफ्टी बैंक को देखें तो ये एक टाइम पे 1200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट थी, हालांकि लास्ट आवर में जरूर आपको बाजार रिकवर होते हुए दिखाई दिए, लेकिन आप पीएसयू बैंक स्पेस से या फाइनेंस काउंटर्स की बात करें तो आज क्लियरली ये ड्रैगर्स थे। तो कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने आज बाजार को स्ट्रेंथ दी, उसमें आपको मेटल पैक क्लियरली, तो ये दो सेक्टर्स जहां से आपको बाजार ने जहां ड्रैगर्स दिखे। लेकिन अगर मूवर्स की बात करें, गेनर्स की बात करें तो मेटल स्पेस, पीएसई स्पेस यानी कोल इंडिया, आरईसी, इस तरह के काउंटर इनमें तेजी देखने को मिली। मेटल शेयरों में एक अच्छा उछाल देखने को मिला। कुछ और काउंटर्स जिनकी बात करनी चाहिए जो एफएनओ स्पेस से भी रहे, जहां क्लियरली प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग, यहाँ पर एक्चुअली बाजार उन स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिनका इन्फ्लेशन से सीधा असर नहीं है। प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग काउंटर्स, क्योंकि कमोडिटीज के प्राइसेस तेज हैं, उनमें वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है, इसलिए M6 काउंटर में आपको एक तरफा सर्ज देखने को मिला। आपको IEX में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली। तो कई सारे काउंटर्स जहां आज जिनमें तेजी देखने को मिली उनमें आपको प्लेटफॉर्म स्टॉक्स शामिल थे। तो बाजार में एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, आज प्रेशर था, लेकिन लास्ट आवर में जरूर रिकवरी हुई है। कुछ और स्पेस, इंश्योरेंस स्पेस, फर्टिलाइजर, एग्रो केमिकल, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। GNFC, टाटा केमिकल, चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल, इनमें एक अच्छी मूव देखने को मिली। साथ ही इंश्योरेंस पैक को आप देखें, क्योंकि LIC का IPO होना है, इस स्पेस पर हम लगातार कई बार अपने चैनल के जरिए बात भी कर चुके हैं। आप HDFC लाइफ की बात करें, SBI लाइफ की बात करें, AMC स्टॉक्स में HDFC AMC की बात करें, इनमें आपको एक अच्छा सर्ज देखने को मिला। तो ओवरऑल एक्शन आज दिन भर में एक सेलिंग प्रेशर हावी था, लेकिन लास्ट के आवर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर बाजार बंद होने में कामयाब जरूर हुआ है। बिल्कुल, आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। रूस यूक्रेन के बीच का जो वार्तालाप है वो फिर से शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। रूस बातचीत करने को फिर से तैयार है, और जैसे जैसे ही कुछ इस तरह के अपडेट आते हैं हम देखते हैं कि बाजार में उसका रिएक्शन भी देखने को मिलता है। फिलहाल रिकवरी के साथ तो क्लोजिंग हुई थी, और कौन कौन से सेक्टर में आज एक्शन था ये भी हमने आपको बताया, लेकिन आज खबरों के दम पर भी काफ़ी जगह आज अच्छा कारोबार होते हुए दिखाई दिया। और ऐसे में शंकरा बिल्डकॉन यहाँ पर देखिए आज 3% की कमजोरी थी, और खबर थी कि APL अपोलो 10% या ज्यादा हिस्सेदारी कंपनी में ले सकता है। इसके चलते आज इन स्टॉक्स में भी आज फोकस था, और खबर पर एक एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, गुड आफ्टरनून। बताइए, शंकरा बिल्डकॉन अपना 10% हिस्सेदारी बेच सकती है, और क्या कुछ डिटेल्स आई हैं निकल कर, ये जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है आपके पास, और क्या डिटेल्स हैं? मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि APL अपोलो ट्यूब्स और शंकरा बिल्डकॉन के बीच में एक डील ब्रू हो रही है। मेरे सूत्रों के अनुसार शंकरा बिल्डकॉन में 10% स्टेक लेने की चाहत है APL अपोलो को। ये स्लाइटली हायर भी हो सकता है, और डील काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे है। अगर हम करंट मार्केट कैप ऑफ शंकरा बिल्डकॉन देखें, इट्स क्लोज टू अबाउट 1700 करोड़, मतलब अगर 10% हिसाब समझे तो अबाउट 170-180 ऑड करोड़ पे टोटल नंबर आ सकता है। क्या मेरे सूत्र ये कह रहे हैं कि ये शंकरा के साथ एक स्ट्रैटेजिक डील जैसा रहेगा, जिसमें ये इनके प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे। ये इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस डील की पर्टिकुलर
मात्रा है। अर्लियर ऑल्सो शंकरा बिल्डकॉन ने अपना एक छोटा सा एसेट अबाउट 60 करोड़ का इस कंपनी को बेचा था। 2016-17 की बात है ये, या शायद 2018 की बात है। हमने दोनों कंपनियों को कांटेक्ट करने की कोशिश की। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोथ द कंपनीज हैव नॉट आंसर्ड आवर क्वेरी, सो वील वेट एंड वॉच फॉर दैट। बट हमारे सूत्रों के अनुसार ये डील ऑलमोस्ट डन डील हो चुकी है, एडवांस स्टेजेस में है, एंड अनाउंसमेंट कैन कम इन एनी टाइम सून। तो डील लगभग पूरी हो चुकी है। शंकरा बिल्डकॉन इसके जरिए कुछ रकम जुटाने की कोशिश कर रही है और ज़्यादा डिटेल्स जैसे ही निकल कर आएगी हम आपको उसके बारे में और जानकारी देते रहेंगे। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव डिटेल देखने के लिए। तो आने वाले समय में देखिए शंकरा बिल्डकॉन और APL अपोलो पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और खबरों के चलते आज एक और स्टॉक फोकस में था, वो था वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस ने पेप्सी के साथ कुरकुरे पॉपकॉर्न बनाने के लिए करार कर लिया है और क्या डिटेल्स हैं ये भी समझ लेते हैं और सौमित के पास चलते हैं पूरी जानकारी लेने के लिए। सौमित, बताइए, वरुण बेवरेजेस आज काफी ज्यादा एक्शन में था, क्या यहाँ पर डिटेल्स निकल कर आई हैं, क्या करार हो सकते हैं आने वाले समय में? वरुण बेवरेजेस काफ़ी फोकस में रहा है जब से कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि वो पेप्सी के स्नैकिंग ब्रांड कुरकुरे पॉपकॉर्न का मैन्युफैक्चरिंग अब से करेंगे। अब ये पहली बार वरुण बेवरेजेस ने एक्सपेंशन किया है एक नॉन बेवरेज कैटेगरी में। और अगर पेप्सी की तरफ से अगर आप देखते हैं तो पहली बार उन्होंने अपना पार्टनरशिप एक्सटेंड किया है एक बॉटलिंग कंपनी के साथ। अभी वो बॉटलिंग कंपनी स्नैकिंग ब्रांड्स भी बनाएगी। अब अगर हम देखें तो वरुण बेवरेजेस करीब $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकती है ये कुरकुरे पॉपकॉर्न ब्रांड को मैन्युफैक्चर और पैक करने के। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग होगी ये वरुण बेवरेज के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूपी प्लांट में ही होगी। अब पेप्सी का एक लार्ज प्रेजेंस है स्नैकिंग ब्रांड में। अगर आप देखते हैं तो लेज और कुरकुरे उनका मेजर ब्रांड है और FY21 के जो रेवेन्यूज थे वो करीब 4300 करोड़ रुपीस के थे, जो FY20 से हायर थे। बट जो एबिट मार्जिन्स थे वो थोड़े लोअर थे, अराउंड 5% इन FY21। और वरुण बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी सिनर्जीज मिल सकती है वरुण बेवरेजेस को स्नैकिंग ब्रांड में एक्सपैंड करके, क्योंकि उनका जो बॉटलिंग बिजनेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक नेटवर्क है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो काफ़ी ओवरलैप देखने को मिल सकता है ये स्नैकिंग और बेवरेज कैटेगरी में। अब जेफरीज का ऐसा मानना है कि P&L और बैलेंस शीट पे वरुण बेवरेजेस का ये इन्वेस्टमेंट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। बट आगे जाके कोई बड़ी पार्टनरशिप अनाउंस हो सकती है वरुण बेवरेजेस और पेप्सी कंपनी में, क्योंकि दोनों ही कंपनीज का काफ़ी पुराना रिलेशनशिप रहा है बॉटलिंग बिजनेस के लिए एटलीस्ट, और स्नैकिंग ब्रांड में ये आगे जाके एक बड़ा रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा जेफरीज का मानना है। अब वरुण बेवरेजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो आगे जाके भी काफ़ी की ट्रिगर्स है कंपनी के लिए। पहली बात तो 2022 कैलेंडर ईयर में एक नॉर्मलाइज समर सेल्स देखने को मिल सकता है वरुण बेवरेजेस के लिए। लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी डिसरप्शन था तो नॉर्मलाइज सेल्स नहीं दिखा था कंपनी के पीक क्वार्टर में। उसके अलावा मार्केट शेयर गेन्स भी देखने को मिल सकता है कंपनी के न्यूली अक्वायर्ड टेरिटरीज जो कि साउथ और वेस्टर्न रीजन है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकता है नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि जूसेस और वाटर कैटेगरी में, और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है उसमें भी अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, खासकर की कंपनी के एनर्जी और डेयरी पोर्टफोलियो में। बिल्कुल, वरुण बेवरेजेस और आज देखिए करीब 3% से ज़्यादा की तेज़ी भी स्टॉक में देखी गई और पॉजिटिव क्लोजिंग आज वरुण बेवरेजेस के स्टॉक में इस खबर के चलते देखने को मिली है। तो कुछ ट्रिगर्स भी हमने बताया और आने वाले समय में कुछ और भी एक्सपेंशन प्लान कंपनी करते हुए नजर आएगी। ये एक जानकारी वरुण बेवरेजेस से जुड़ी। सौमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये डिटेल्स देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों का रुख करते हैं। बाजार को जिसका पिछले काफी समय से इंतजार था LIC के IPO का, अब वो कहीं ना कहीं अटकते हुए नजर आ रहा है। और कुछ सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी हमें मिली है कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं LIC के, उन्होंने IPO को कुछ समय तक टालने की बात की है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर के पास। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स आई हैं आपके पास LIC के IPO से जुड़ी? जी हाँ, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने सरकार को सुझाव दिया है कि आपके पास ऑप्शन है कि LIC के IPO को आप डिफर कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई सरकार ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। ये सिर्फ एक सुझाव था जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने सरकार को सजेस्ट किया है। जो तैयारी चल रही है LIC IPO की वो FY22 के हिसाब से ही चल रही है। आपको याद होगा कि LIC ने DRHP फाइल किया था 13 फरवरी को
और अब जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से सेबी की मंजूरी 1 हफ्ते में आ सकती है। उसके बाद कंपनी आरएचपी फाइल करने को तैयार है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि प्राइसिंग इस समय काफी की रहेगा, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा डाउन हुआ है यूक्रेन क्राइसिस के बाद। तो अभी शायद प्राइसिंग करना आईपीओ को बहुत ही ट्रिकी रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस गवर्नमेंट के टेबल पर रख दिए गए हैं, उनको चुनना है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में आईपीओ लाना है या फिर यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो मार्केट सेंटिमेंट पे फर्क पड़ा है और जिसका जाहिर सी बात है कि सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट दोनों पे फर्क पड़ सकता है। तो क्या इस वजह से सरकार को आईपीओ में देरी करनी चाहिए या नहीं, ये डिसीजन अब सरकार को लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब इस जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच बाजार में क्या करना चाहिए, इस पर भी हमने एक एक्सपर्ट से बात की और डीएसपी म्यूचुअल फंड के इक्विटी हेड विनीत सांबरे से बात की ईटी नाउ के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। विनीत, सब जानते हैं प्रॉब्लम्स क्या है, तो विदाउट गेटिंग इनटू द इश्यूज एंड द चैलेंजेस, आइए बात करते हैं कि इन चैलेंजेस की वजह से मार्केट का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मार्केट आउटलुक कैसे बदला है। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के दिन में सवाल है। सारे निवेशक थोड़े से कंफ्यूज्ड है। मार्केट भी करेक्शन आया है, हमने देखा है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ज़्यादा आया है, लार्ज कैप में थोड़ा कम आया, बट मार्केट ओवरऑल करेक्ट हुआ है। और ये जो नई स्थिति पैदा हुई है जियोपॉलिटिकल रिस्क, इससे ऐसा मेरा मानना है कि अस्थिरता थोड़ी बनी रहेगी। इसके कारण जो रिस्क बढ़ रही है वो ये है कि कमोडिटीज़ की बहुत बड़ी रिस्क है, जिसके चलते यदि ऑयल प्राइस और एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए, सप्लाई चेन जो हम सोच रहे थे कि इश्यूज रिजॉल्व होंगे वो शायद और एक्सटेंड हो जाए रिजॉल्व होना। तो ये सब के चलते ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बने रहेंगे, सप्लाई शॉर्टेजेस बनी रहेंगी। हम ऑलरेडी ये क्वार्टर में देख चुके हैं कि डिमांड मोमेंटम जो है वो स्लो हो चुका है, और आगे भी यदि ऐसा ही इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट रहा तो हो सकता है कि जो हम इन्फ्लेशन रिस्क की बात करें तो हम डिमांड रिस्क की बात करने लग जाएं। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये रिस्क है। लॉन्ग टर्म का हमारा व्यू चेंज हुआ नहीं है निकुंज, बिकॉज जो हम अपने कंट्री की बात करें तो जो एक पिक्चर हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के काल के पहले हमारी ग्रोथ डिसलरेट हो रही थी। इकोनॉमी में काफ़ी सारे ऐसे रिफॉर्म्स हुए थे जिनके कारण इकोनॉमी क्लेंजिंग की तरफ गई, ठीक ठाक करने में ज़्यादा रिफॉर्म्स गए, जैसे कि डीमॉन देखें या बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स देखें। अब जो है, अब कई सारे रिफॉर्म्स जो आए हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड रिफॉर्म्स हैं जो अपने लॉन्ग टर्म के आउटलुक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आई थिंक इंडिया ऐसी कंट्री रहेगी जहाँ पे दुनिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल और वाइडर सेक्टर्स में रहने की चांसेस खूब अच्छे हैं। तो हमारा लॉन्ग टर्म का आउटलुक बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा है। ये जैसे ही टेंशन्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम हो जाएंगी, मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम बढ़ना चाहिए। तो विनीत, मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म है। हम कहते हैं दैट मार्केट्स में हमेशा रियर व्यू ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। जो हो चुका है वो सबको पता है, मगर जो होने वाला होता है मार्केट उस पर एक्ट और रिएक्ट करता है। तो इन्फ्लेशन वापस आ चुकी है, मार्जिन प्रेशर्स दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है मार्केट्स इस बात को ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा है? मेरा ऐसा मानना है, जैसे कल हमने देखा जीडीपी के नंबर्स आए हैं और जीडीपी के नंबर्स भी रिवाइज डाउन हुए हैं। जो सीएसओ के एस्टिमेट्स से उनको थोड़ा सा रिवाइज डाउन किया है। और ये क्वार्टर के भी हम रिजल्ट देखें तो आई थिंक ये क्वार्टर के रिजल्ट के बाद कई सारे ब्रोकिंग हाउसेस ने अपने FY23 के नंबर्स हल्के से रिवाइज किए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मुझे नहीं लगता कि डिमांड मोमेंटम का जो पूरा इम्पैक्ट रहेगा इन्फ्लेशन के कारण, या मार्जिन प्रेशर का जो पूरा इम्पैक्ट रहेगा, वो पूरी तरीके से हम इसको फैक्टर कर चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि यदि इस तरह का माहौल चलता रहे, 1-2 क्वार्टर एक्सटेंड हो जाए, तो अर्निंग्स ग्रोथ जो एस्टिमेट करते हैं लोग उसमें और भी गिरावट आ सकती है। तो आई थिंक मार्केट्स और मार्केट्स की वैल्यूएशंस यदि हम देखें तो ये जो 25-26 टाइम पे चल रहा था मार्केट, वो शायद 20 टाइम पे आया है, बट लॉन्ग टर्म 10 साल का एवरेज देखें तो 17-18 टाइम्स रहता है।
तो मार्केट में अभी भी थोड़ा सा एक हायर देन एवरेज वैल्यूएशन रेंज चल रही है। तो हो सकता है कि ये जो एक्सपेक्टेशन रिवाइज डाउन हो, इसके साथ मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी और थोड़ी नरमाई बनी रहे, और ये कहूँगा कि पूरी तरह से जो है रिवीजन फैक्टर हुआ नहीं है अभी भी वैल्यूएशंस में। तो ये थे डीएसपी म्यूचुअल फंड के इक्विटी हेड विनीत सांबरे। इनका मानना था कि बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन ग्लोबली